हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के की फील्ड क्या है, उसके स्कोप क्या है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की अध्ययन विधियाँ, मीन्स टीचिंग मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टीचिंग मेथड। शैक्षिक मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। अध्ययन विधियाँ जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मेथड्स। ठीक है, अध्ययन विधियाँ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य ही होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही होगी तभी शिक्षा में सुधार होगा। दूसरा, शिक्षार्थी जो है, हमारा लर्नर जो है, उसके व्यवहार को अच्छे से समझना एजुकेशनल साइकोलॉजी का उद्देश्य है। और इसके साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है कि उसके शिक्षार्थी के जो उसका बिहेवियर है उसको पॉजिटिव दिशा में टर्न करना। ऐसा नहीं है सारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही होते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट के होते हैं, तो उनके व्यवहार को समझ के उनको पॉजिटिव वे में लाना। जैसे क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, थोड़ा सा उद्देश्य हम देख लेते हैं। क्या है? शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना। ठीक, दूसरा क्या हो गया? शिक्षार्थी के व्यवहार को समझना। ठीक, तीसरा इसका उद्देश्य मेन क्या हो गया कि शिक्षार्थी के व्यवहार को सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक यानी पॉजिटिव दिशा में लाना। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए जो ये हमारे उद्देश्य हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के, इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टूडेंट के व्यवहार को समझना पड़ता है। स्टूडेंट के व्यवहार को समझने के लिए अध्ययन विधियों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अब क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति या स्टूडेंट्स हो सकता है, इसका जो अध्ययन विधियां हैं वो मनोविज्ञान की भी अध्ययन विधियां हैं, वही शैक्षिक मनोविज्ञान में लागू होती हैं। व्यक्ति के व्यवहार तथा समस्याओं का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में करता है। ठीक है, शैक्षिक परिस्थितियों से मतलब ये होता है कि वो उसको किस तरह की परिस्थितियों के माध्यम से वो आसानी से सीख सकेगा, उसको कैसे शिक्षण व्यवस्था की उसके लिए व्यवस्था की जाए।
करता है। ठीक है, ये जो अध्ययन हमारा है, ये अध्ययन क्या होता है, एक विधि के माध्यम से होता है। जैसे शिक्षार्थी है या कोई व्यक्ति है, एक विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है विधि। विधि क्या है? विधि तो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेथड कौन से हैं, तो ये विधि क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। विधि जो है वो उसका अर्थ उस प्रणाली या तरीके से है जिसके माध्यम से हम शिक्षार्थी के व्यवहार को का विश्लेषण, विधि देख लीजिए। विधि का अर्थ उस प्रणाली या तरीके से है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, विश्लेषण तथा व्याख्या करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं कि विधि क्या है। विधि एक तरह की प्रणाली है जिससे हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, फिर उसके व्यवहार उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, हाँ कि वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह की परिस्थितियों में अच्छे से सीख सकता है, और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसकी आवश्यकताओं की हमको पता लगता है, और उसको सुचारू रूप से हम अध्ययन या उसकी परिस्थितियों में उसको कैसी परिस्थितियों की आवश्यकता है, हम उसमें उसको समाहित कर पाते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। हाँ, मनोविज्ञान को पूर्ण विज्ञान की श्रेणी में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि उसमें जो सिद्धांत उसके होते हैं वो निश्चित होते हैं, विज्ञान के सिद्धांत। पर मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित नहीं होते। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, हर व्यक्ति को अलग परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो किसी एक सिद्धांत पे नहीं चला जा सकता। इसलिए मनोविज्ञान को विज्ञान और कला दोनों माना गया है। ये मिक्स है, इस वजह से इसको विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। एक चीज और है कि विधि जो है ये विधि तथ्यों की जानकारी का तरीका है। क्या है? विधि को हम तथ्यों की जानकारी, तथ्य कौन से? हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो जिसके ऊपर हमको प्रयोग करना है या जिसके बारे में हमको एक मेथड का प्रयोग करना है, कौन सा मेथड हमको लगाना है, या जो हमारा स्टूडेंट है या जिस व्यक्ति के बारे में हमको अध्ययन करना है, उसके बारे में किस तथ्यों की जानकारी का एक तरीका विधि कहलाता है। अब हम बात करते हैं अध्ययन विधियां। अध्ययन विधियां जो है उनको हमने दो भागों में बांटा है। एक कहीं-कहीं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह के मिल जाएँगे, और कहीं-कहीं आपको ये विधियाँ सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ विधियाँ, और दूसरा आपको मिलेगी विवरणात्मक विधि। ठीक है? तो हम उसी पे बात करते हैं, दोनों विधियों को हम मिक्स करके चलते हैं। मेन आपको जान लेना है अध्ययन विधियाँ। तो सब्जेक्टिव मेथड दो तरह की जो अध्ययन विधियाँ हैं, पहली कौन-सी है? आत्मनिष्ठ
विधियाँ। हाँ, दूसरी है विवरणात्मक। एक मिनट, पहले मैं आपको आत्मनिष्ठ विधियां बता देती हूँ। आत्मनिष्ठ विधियों में पहला हमारा है अंतर्दर्शन विधि। इंट्रोस्पेक्शन विधि। दूसरा हमारा हो जाएगा दर्शन विधि। एक्शन मेथड। ठीक। तीसरा हो जाएगा आपका क्षेत्र अध्ययन। स्टडी। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक। ये आपका प्रयोगात्मक जो है ये विवरणात्मक और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। ठीक। एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक। ये हमारी 4 विधियां आती हैं आत्मनिष्ठ विधियों में, यानी सब्जेक्टिव मेथड में। ठीक है, इस तरह से हम अब थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आत्मनिष्ठ विधियां। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने ही अंदर झांकना। अपने अंदर झांकना, व्यक्ति इसमें अपने अंदर झांकता है, अपने व्यवहार के बारे में पता चलता है, करता है कि कब वह उठता है, कब सोता है, कब जागता है, कब उसको क्रोध आता है, किस बात पे उसको हंसी आती है, किस माध्यम से वो जल्दी सीखता है, किस माध्यम से उसको मजा नहीं आता है तो वो सीख नहीं पाता है, कैसी विधि की उसको जरूरत है, कैसे माहौल की जरूरत है। तो ये अध्ययन विधि सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इस विधि को पहले अपनाया गया था, फिर बाद में इसको थोड़ा नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि जैसे जब व्यक्ति अपने ही बारे में जान रहा है तो कई बार अपनी बुराइयां होती है वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है, तो वो अपना बिहेव जो है वो आर्टिफिशियल बना लेता है और ये सच्चाई नहीं बताता है अपने बारे में। कई बार उसको क्रोध आता है पर वो अपने क्रोध को प्रकट नहीं करता है। कभी किसी बात पे उसको हंसी आती है और उसको सीखना ना पड़े तो वो अपने व्यवहार को थोड़ा आर्टिफिशियल बना लेता है और या दूसरों को बताता नहीं है। तो इस विधि को नकार दिया गया। हाँ, इस विधि के कुछ गुण भी हैं, इसमें किसी तरह के यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी तरह के सामान की जरूरत नहीं पड़ती, कैसे भी अलग से माहौल उसको नहीं क्रिएट करना पड़ता, किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ खूबियां भी इसकी हैं पर कुछ इसकी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से इस विधि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। पर हाँ, बहुत सारे चीज़ों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी फील्ड्स में। दूसरा हमारा आता है बहिर्दर्शन विधि यानी एक्स्ट्रोस्पेक्शन, मतलब बाहरी रूप से किसी व्यक्ति का अध्ययन करना। बाहरी रूप में जैसे व्यक्ति किस उस व्यक्ति पे बराबर नज़र रखी जाती है कि वह व्यक्ति कब उठता है, कब सोता है, कब जागता है, कब किसके साथ घुल-मिल जाता है, कैसे लोग उसको पसंद आते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स उसको पसंद आते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स उसको पसंद नहीं आते हैं, कब उसको अच्छा लगता है, कब उसको नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह के व्यवहार का से उसको जो उसके व्यवहार का अध्ययन करता होता है, वो उसके व्यवहार को समझता है, ठीक? तो इस विधि में भी आप मतलब जान सकते हैं कि किसी तरह से अलग से माहौल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ ही इसमें भी कुछ कमियाँ हैं कि हाँ, व्यक्ति जब देख रहा है कि कोई व्यक्ति उसको रीड कर रहा है, तो वो अपना बिहेव जो है आर्टिफ़िशियल बना लेता है। तो कुछ कमियाँ इसमें भी रह जाती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्षेत्र अध्ययन विधि। क्षेत्र अध्ययन विधि में जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके आसपास के माहौल का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसके तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं, उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि उस व्यक्ति को कैसे माहौल की ज़रूरत है। तो ये फील्ड स्टडी विधि हो गई। नेक्स्ट आपका हो गया प्रयोगात्मक विधि। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल उस पे प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, अब उसको इस माहौल की ज़रूरत है, अब उसको इस माहौल की ज़रूरत है, इस माहौल में उसको रख के देखा जाए, कभी दूसरे माहौल में रख के देखा जाए तो किसमें वो कंफर्टेबल होता है, जो हमारा जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से उसको परिस्थितियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब हम दूसरी विवरणात्मक विधि के बारे में जान लेते हैं। उसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं। दूसरी हमारी है ठीक, इसमें हम ले लेते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। इसी से लिखती हूँ, इससे थोड़ा डार्क रहेगा। व्यक्ति इतिहास मतलब केस स्टडी मेथड। ठीक, दूसरा हमारा हो गया साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट हो गया हमारा सर्वे नैदानिक विधि। उपचारात्मक विधि। हमारा नेक्स्ट हो गया प्रयोगात्मक विधि। इतना हम डिस्कस कर लेते हैं, तो नेक्स्ट विधियों के बारे में बताते हैं। हाँ, पहला हमारा होता है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि जैसा उसको केस स्टडी मेथड कहा जाता है। केस स्टडी मेथड में जो हमारा अध्ययनकर्ता जो होता है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में केस स्टडी इकट्ठा करता है कि कब उसका जन्म हुआ, उस किस परिस्थितियों में पला बढ़ा, कैसी परिस्थितियाँ उसको चाहिए थी और कैसी उसको मिली, किस तरह की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उसको, और कैसी परिस्थितियों में वो पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। तो केस स्टडी मेथड में उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसके तथ्यों की व्याख्या की जाती है और फिर विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कैसे परिस्थितियों की उसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि जैसे जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि हाँ कैसे उसको क्या परेशानी आ रही है शिक्षा लर्निंग में, और किस लर्निंग में या उसको अपनी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे
सिचुएशंस में वो अच्छे से सीख सकता है, कैसी सिचुएशन उसको चाहिए है, कैसी उसको प्रोवाइड कराई जाए। इस इंटरव्यू के माध्यम से उस एक निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। सर्वे, जैसे सर्वे कर किया जाता है, जैसे सर्वे नाम से ही आप जानते हैं, कभी कहाँ कितने लोग पढ़े हैं, कैसे नहीं पढ़े, कितने लोग नहीं पढ़े हैं, कैसी जनसंख्या, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, जो सर्वे किया जाता है वैसे ही जो इस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसके बारे में सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट है नैदानिक विधि। नैदानिक विधि में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका निदान करते हुए कि हाँ, किस तरह की परिस्थितियाँ उसको प्रोवाइड कराई जाए कि अ, कैसी परिस्थितियाँ उसको, मतलब क्लिनिकल मेथड इसको बोलते हैं। ठीक। उसको सुविधा दी जाए कि वो अच्छे से सीख सके। और इसी तरह से हमारा उपचारात्मक विधि हो गया, उसमें वो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे उसके साथ कोई नेगेटिविटी है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसी परिस्थितियाँ उसके साथ ना हो और जो उसकी परेशानियाँ हैं उसको कैसे हल किया जाए। हमारा प्रयोगात्मक विधि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी इस तरह उसकी समस्या लाई जाती है, फिर उसके बारे में एक परिकल्पना की जाती है कि कैसे उसकी समस्या को दूर किया जा सकता है, फिर उस पे एक प्रयोग करके देखा जाता है। इसीलिए इसको प्रयोगात्मक विधि किया जाता है, कहा जाता है। उस परिस्थिति में अगर वो अच्छा कर पाता है, तो उसको वैसे ही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाता है। हम नेक्स्ट बार के बारे में हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। अध्ययन विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। 6 अध्ययन विधियाँ हो गई और के बारे में हम देख रहे हैं बाकी। सातवां हो गया तुलनात्मक विधि। आठवां हो गया समाजमिति विधि। नौवां हो गया मनोविश्लेषणात्मक विधि। 10वां हो गया मनोभौतिकी विधि। ठीक है। ये अब मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए जा रही हूँ। हाँ, जैसा विवरणात्मक विधि में है कि हाँ का 7वां है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में 2 बराबर समान चीज़ों में आपस में तुलना, उनके बारे में अध्ययन करके तुलना की जाती है कि हाँ, इसको इस परिस्थिति में अच्छे से वो कार्य कर पाता है, वो इस परिस्थिति में कर पाता है। ये 2 परिस्थितियाँ दी जाती हैं, किस परिस्थिति में अच्छा कर पाता है, किस परिस्थिति में बुरा कर पाता है। ठीक है? तुलनात्मक विधि को हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव मेथड। कंपेयर किया जाता है ना, कंपैरेटिव मेथड। ठीक है। तो तुलना, 2 चीज़ों की तुलना करके उसको एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। समाज में थी ये होता है सोशियो इकोनॉमिक विधि। ठीक है। जैसे सोशियो मेथड में आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति किस माध्यम से समाज उस किस तरह के समाज की उसको आवश्यकता है, समाज किस तरह की सामाजिक परिस्थितियों में वो अच्छा कार्य कर पाता है और कैसी परिस्थितियों में वो नहीं कर पाता है। तो उस तरह की विधियाँ उसके साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट विधि है। जो सिगमंड फ्रायड थे वो इसके जन्मदाता थे। कौन? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का नाम सबने सुना होगा। सिगमंड फ्रायड ने इस विधि का विश्लेषण करते हुए ये बताया था कि 3 तरह के मन होते हैं, जैसे चेतन चेतन मन, अचेतन और अर्धचेतन।
3 तरह के मन बताए थे, तीनों तरह के मन किस मन में क्या कैसी बातें होती हैं, जैसे इस चेतन मन को बताया था या हमारे ब्रेन का 1/10 रहता है, अचेतन मन 9/10 रहता है और ये जो अर्धचेतन मन होता है, इन दोनों के बीच की परिस्थिति होती है। तो इस किस परिस्थिति में व्यक्ति अच्छे से सीख सकता है मनोविश्लेषणात्मक विधि में, उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक? फिर हमारा हो गया मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि जैसे इसको हम साइको एनालिसिस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइको एनालिसिस मेथड, ठीक है? मनोभौतिकी फिजियो साइको फिजियो साइको फिजियो विधि मेथड। साइकोफिजिक मेथड, ठीक है? मनोभौतिकी विधि जैसे उसके मन की और फिजिकल कंडीशन दोनों की व्याख्या की जाती है कि हाँ, किस कंडीशन में उसकी शारीरिक क्रियाएँ कैसी होती हैं, कैसे वो रिएक्ट करता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस अध्ययन विधि के माध्यम से व्यक्ति किस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचकर उसके व्यवहार का विवरण और व्याख्या किया जाता है। थोड़ी-सी चीज़ें हम और जान लेते हैं। कि जो हमारी ये प्रयोगात्मक विधि है, प्रयोगात्मक विधि भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि में थोड़ा ये वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जिनको चर कहा जाता है। चर कितने तरह के चर बताए गए हैं? एक स्वतंत्र, मेन 2 ऐसे 3 चर माने जाते हैं, पर मेन जो होते हैं स्वतंत्र और आश्रित चर होते हैं। स्वतंत्र चर जो होते हैं, स्वतंत्र चर में व्यक्ति अपने व्यवहार उसके वेरिएबल्स जो होते हैं थोड़े टोटल फ्री होते हैं और उसमें वो फ्री होके अपनी चीज़ें उसको जो एटमॉस्फेयर दिया जाता है या उसके ऊपर जो प्रयोग किया जाता है वो फ्रीली किया जाता है और वो अपने व्यवहार को उसी हिसाब से दर्शाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। और जो आश्रित चर उसमें होते हैं, आश्रित चर में इन चरों को इस तरह से बताया गया है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स अब क्या करते हैं कि व्यक्ति को उसके व्यवहार को आर्टिफिशियल नहीं होने देते हैं, वो उस पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है? इस तरह से हम देखते हैं कि 2 हमारी अध्ययन विधियाँ हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक प्रयोगात्मक विधि और दूसरी मनोविश्लेषणात्मक विधि। इन विधियों के बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा-सा आपको बताया है, इन विधियों के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने पहला वीडियो वॉच किया होगा तो मैंने जैसे वुंड का नाम लिया, जेम्स का नाम लिया कि हाँ, संरचनावादी हैं, तो वो कौन से स्कूल के थे? संरचनावादी। इसी तरह बहुत सारे स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, उन स्कूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।